नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासी पारा और ज्यादा तेजी से चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। जहां कांग्रेस ने 28 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो बाकी बचे हुए 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटी हुई है। इसको लेकर मंथनों का दौर लगातार जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के 4 सीटों पर अब पेच फंस चुका है। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव के लिए 28 सीटों में से 25 सीटों के लिए अपने रणबांकुरे तय कर लिए हैं, जिसके औपचारिक ऐलान 1 या 2 दिनों में हो सकता है। उपचुनाव को लेकर दावों का माइंड गेम भी लगातार खेला जा रहा है। उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश, उपचुनाव का रण। कांग्रेस के 4 सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटों का मामला अब दिल्ली दरबार पहुंच चुका है। उम्मीदवारों को लेकर आज शाम एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 4 सीटों पर चेहरा तय करने को लेकर बैठक आज रात 8 बजे एक बार फिर होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं, इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। मुकुल वासनिक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में तय होगा 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आखिर कौन होंगे। एक दिन पहले मुकुल वासनिक दावेदारों से चर्चा कर चुके हैं। चर्चा करने के बाद नामों को लेकर वे दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब आज एक और बैठक होने वाली है। उसमें देखना होगा कि क्या अंतिम डिसीजन कुछ हो पाता है या फिर जो पेच फंसा हुआ है वो आखिर कितना सिरदर्द आला कमान के लिए पैदा करता है। बस मैं समझता हूँ आज रात को या कल तक हमारी ये तैयारी लगभग डिस्कशन हो गया। हमारे प्रभारी महामंत्री महासचिव मुकुल वासनिक जी कल आए थे और लगभग सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई है। जो एक आध पॉइंट है आज क्लियर हो जाएगा और मैं समझता हूँ आज रात को या कल तक हमारे वहाँ कोई मतभेद और वो नहीं है। हम लोग कंफर्टेबल हैं प्रत्याशियों के मामले में, भाजपा से बहुत आगे। तो सुना आपने, चर्चा एक बार और होगी। आज रात 8 बजे बैठक होगी और बैठक में एक राय बनाने की, आम सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कहीं इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद कोई भगदड़ की स्थिति तो नहीं मचती है। तो आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले ही मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचते हैं, दावेदारों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, सबकी दावेदारी को समझते हैं और उसके बाद जब वे दिल्ली पहुंचते हैं तब फिर आज एक और बैठक होती है। जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आखिर क्या आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद इन 4 सीटों पर एक राय बनने की उम्मीद नजर आती है? देखिए, इस बात की उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आज की जो बैठक है उसमें इस पर आम राय बन जाए। देखिए, समस्या इस बात को लेकर है कि अब जो सीटें बची हैं उनमें से एक तो जो कांग्रेस के खुद के दावेदार हैं वो दिग्गज दावेदार हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी चर्चा है कि हो सकता है कि बीजेपी से कोई 1 या 2 बड़े नाम बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो जाएं और उनके नाम इन सीटों को लेकर फाइनल कर दिए जाएं। देखिए, अगर एक उदाहरण ही मेहगांव सीट का ले लिया जाए तो मेहगांव सीट को लेकर जिस तरीके से मुकुल वासनिक यहाँ पर आए तो फिर तमाम जो नेता हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की। जो वहाँ के दावेदार हैं, चाहे बात चौधरी राकेश सिंह की करें, राकेश सिंह वहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं लेकिन उनकी मुखालफत कांग्रेस के अंदर ही हो रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले वो बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में आए हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना क्या जायज़ होगा, क्या देना चाहिए, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत कटारे जो अटेर से पहले विधायक थे, स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के बेटे हैं वो, हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए लेकिन वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह जो ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपने भतीजे के लिए भी वहां से दावेदारी करवा रहे हैं। तो इन बड़े चेहरों की दावेदारी के बीच में एक नाम ये भी सामने आया है कि जो राकेश शुक्ला बीजेपी के पूर्व विधायक हैं भिंड से, वो भी अपनी मेहगांव सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो इन 4 नामों में से किसका नाम फाइनल किया जाए तो निश्चित तौर पर जो मंथन चल रहा है या जो देरी हो रही है वो स्वाभाविक तौर पर मानी जा सकती है कि इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि बहुत सोचना समझना होगा
कि अगर किसी ऐसे चेहरे को टिकट दे दिया, क्या कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल में गोविंद सिंह की नाराजगी मोल लेने के ऐसी स्थिति में है, या चौधरी राकेश सिंह अगर वो उनको टिकट नहीं दिया जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि वो पूरी आस लगाए बैठे हैं, तो वो उनका क्या अगला कदम होगा? हेमंत कटारे भी अपनी दावेदारी लेकिन कर रहे हैं, शरद, उनको इससे नहीं इधर दिया फिर तो एक क्या सवाल कदम यहाँ होगा? पर ये खड़ा होता है 2018 के उपचुनाव का, अगर माफ कीजिएगा 2018 के चुनाव का जिक्र किया जाए तो तब साफ तौर पर एक टूक राहुल गांधी की तरफ से यह कह दिया गया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी, दूसरे राजनीतिक दल से हमारे राजनीतिक दल में आया हुआ नेता टिकट नहीं पाएगा। तो क्या ये उपचुनाव आम कार्यकर्ताओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा? क्या वो फिर सवाल खड़े नहीं करेंगे अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो? नहीं, इस तरह की स्थिति तो देखने को मिलने लगी है, ऐसा नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी जो रिसेंटली टिकट्स हुए हैं उनमें अगर आप देखें तो इन सारे अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है। अगर आप देखें तो ग्वालियर पूर्व सीट से सतीश सिकरवार का टिकट फाइनल किया गया है। सतीश सिकरवार मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, वो तो बीजेपी के वहाँ नेता थे, प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही उनका टिकट भी फाइनल हो गया। तो कांग्रेस में अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी ऐसा नहीं कि केवल एक सीट पर की गई हो, इस सीट पर की गई है। इसी तरीके से सुर्खी सीट का भी उदाहरण है। सुर्खी सीट में बीजेपी की जो पूर्व विधायक थी पारुल साहू, उनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां देखने को मिल रही है और अब इस स्थिति के बाद देखना होगा कि आम कार्यकर्ताओं की स्थितियां क्या होती है, उनके तरफ से क्या बातें कही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। उपचुनाव के लिए एक तरफ कांग्रेस लगातार अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है तो बीजेपी 1-2 दिनों के भीतर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। भोपाल में हुई चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक में 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलना लगभग फाइनल है। वहीं 3 सीटों के लिए 2 और 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। जहां जौरा सीट पर 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है, वहीं ब्यावरा और आगर सीट पर 2-2 नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। अब इंतजार है इन नामों के ऐलान का। अभी वहां पे इसलिए मुझे लगता नहीं कर पा रही होगी। और मैगांव है जैसे जो मेरे ज़िले की एक सीट है, और भी अन्य जगह की सीटें हैं, तो उनका अंतरंग विषय है। अभी उनके पास कोई उम्मीदवार तो है नहीं, इसके कारण भी शायद दिक्कत हुई है। हम लोग तो तैयार हैं, मतलब घोषित ही है हमारे एक तरीके से मान चलिए लगे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो ये लोग सब काम में लगे हैं। किसी को ले जाएंगे, लड़ाएंगे, जिता के लाएंगे। तो अभी तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही बीजेपी में बगावती तेवर नजर आने लगे हैं। बीजेपी मुख्यालय में हंगामा आज देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर हंगामा किया और ब्यावरा से आए कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए प्रस्तावित उम्मीदवार का विरोध शुरू कर दिया। नारायण पवार का यह विरोध कर रहे थे। नए चेहरे को टिकट देने की मांग इनके द्वारा ब्यावरा में की जा रही। बीजेपी में ब्यावरा सीट को लेकर घमासान तेज हो गया है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। ब्यावरा सीट से स्थानीय नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी मांग है कि ब्यावरा सीट से नया चेहरा होना चाहिए, क्योंकि जो हारे हुए प्रत्याशी है नारायण पवार, वो 700 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार जो है उपचुनाव होना है, तो ऐसे में नया चेहरा ब्यावरा से होना चाहिए। इस तरीके की मांग यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा की जा रही। क्या मांगे आपकी? नया उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए, या ब्यावरा की सारे गांव और की ब्यावरा की पब्लिक सब आई है, और जो भी नए उम्मीदवार है भाजपा में, नए कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, पुराने को नहीं मिलना चाहिए। कौन होगा नए चेहरे में कोई भी हो, जो भी उम्मीदवार, जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनने यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन किया। नारायण पवार क्या ठीक प्रत्याशी नहीं रहेंगे? बहुत गलत प्रत्याशी रहेंगे, हजारों से हारेंगे, कोई संदेह नहीं है, और भाजपा जीतेगी, नया चेहरा होगा। बिल्कुल, ये दावा है यहाँ पे लोगों का कि यदि बीजेपी को नया चेहरा नहीं मिलता है तो वहाँ पर सीट भी जा सकती है, और यही कारण है कि नया चेहरा जो है इस सीट पर उतारा जाए। जो पुराना चेहरा है नारायण सिंह पवार, उनको मौका नहीं दिया जाए। इस तरीके की मांग यहाँ पर कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही है, और यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में ब्यावरा से स्थानीय नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो अभी तो टिकटों का ऐलान भी नहीं हुआ, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही बगावती तेवर नजर आने लगे हैं। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से एक नारा बहुत ज्यादा गूंजता है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कहीं बीजेपी में भी अब यही चीज तो देखने को नहीं मिलेगी कि इस प्रदर्शन के बाद, नए चेहरे की मांग के बाद, जो अभी तक शांत बैठे हों कि कौन पहल करे, वो भी अब बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब भी टिकट बंटवारे की बात आती है तो फिर इस तरीके के जो प्रदर्शन है या एक प्रत्याशी के नाम का विरोध करना, क्योंकि दूसरा दावेदार भी उस सीट पर होता है, स्वाभाविक सी बात है। और इससे अगर बीजेपी को गुजरना पड़ रहा है तो कोई नई बात नहीं है। निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है उन 3 सीटों को लेकर, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि नाम बीजेपी को तय करने होंगे। उनमें से एक ब्यावरा सीट भी है जो हाल ही में खाली हुई है। कांग्रेस के विधायक थे गोवर्धन दांगी, उनके निधन की वजह से वो सीट खाली हुई थी और वहाँ पर भी जो उपचुनाव है वो होना है। तो 3 सीटें हैं जिनके लिए जो जानकारी मिली है, क्योंकि देखिए विरोध तो बीजेपी के अंदर उन 25 नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं है जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं, भले ही मजबूरी में सही, लेकिन उन्हें वो नाम स्वीकार करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ये तय किया गया कि वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, चाहे सिंधिया शामिल हो, उनके समर्थक शामिल हो, तो उनको टिकट देना ही है। अदरवाइज ये जो विरोध दिखाई दे रहा है केवल एक सीट को लेकर, हो सकता है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में इतना विरोध हो जाता कि वहां जो भीड़ है वो संभाले नहीं संभलती। लेकिन जब ये तय है कि उनको ही टिकट देना है तो 25 तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो बाकी की 3 सीटें हैं, जहां पैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां इस तरह के विरोध की स्थितियां देखने को मिल भी रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट का 26 सितंबर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला मंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। महिला का कहना था कि आपकी सभा में शामिल होना था, तब तो गाड़ी आई, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो गाड़ी वाले ने मुझे घर से पहले ही उतार दिया। हालांकि बाद में मंत्री ने नाराज महिला को यह कहकर मनाया कि जब आपके भाई का कार्यक्रम था और थोड़ी गाड़ी कम रह गई या फिर थोड़ी दूरी कम रह गई तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए। थोड़ी परेशानी जल्दी पड़ेगी। उस दिन सामने आए थे, कितनी परेशानी आई हमको। उठ के आ गई तू बीच में। बहुत परेशानी नहीं आई मैं। 6 बजे आई मैं। हाँ, तो कितनी परेशानी आई हमको। वो चौराहे पे छोड़ दिया। भाई का कार्यक्रम था ना, कार्यक्रम किसका? तो फिर थोड़ी परेशानी जल्दी पड़ेगी भाई के लिए। उस दिन सामने आए थे, कितनी परेशानी आई हमको। उठ के आ गई तू बीच में। बहुत परेशानी नहीं आई मैं। 6 बजे आई मैं। हाँ, तो कितनी परेशानी आई हमको। वो चौराहे पे छोड़ दिया। भाई का कार्यक्रम था ना, कार्यक्रम किसका? तो फिर थोड़ी परेशानी जल्दी पड़ेगी भाई के लिए। तो उपचुनाव का रण सजते ही कांग्रेस ने जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक मध्य प्रदेश में 30 दिन के भीतर एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार बन जाएगी। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा का स्पीकर बनाने की दावा किया था। वहीं सांसद राकेश सिंह और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कांग्रेस और कमलनाथ के 30 दिनों में कांग्रेस की सरकार के दावे पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। बेहतर होगा कि अगर वह अपने 15 महीने के कार्यकाल को याद करें, जिसे याद कर जनता आज भी डरती है। यह तय है कि आने वाले 40 दिनों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बार फिर से सशक्त बीजेपी की सरकार प्रदेश में काबिज होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर वो सपनों में जीना चाहते हैं तो जिएं। इसके लिए उनको अपने पिछले 15 महीने के कार्यकाल को याद करना होगा, और वो 15 महीने का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता को आज भी डरा रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सभी ये मान रहे हैं शिवराज जी के नेतृत्व वाली ये सरकार और भी अधिक ताकत के साथ में 40 दिनों के बाद फिर से आने वाली है। वो वापस ऐसे ही सपनों की कोशिश कर रहे हैं, और सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने
कुछ दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता हूँ। उनकी देखिए, एक बार कोई भी आदमी किसी पे विश्वास करता है, लेकिन जब वो गलत निकलता है तो आदमी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रदेश ने पहले उन्हें हमेशा दिल्ली के नेता के रूप में देखा। दिल्ली में बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़ी बातें करना बहुत सामान्य सी बातें थी, लेकिन जब यहाँ राज्य सरकार में जमीनी स्तर का काम आया तो वो बड़ी बातों से ही बहलाने की उनने कोशिश करी। उसे जनता ने और उन्हीं की पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव की सरगर्मियों से गरमाए सियासी पारे को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने और गर्म कर दिया है। कमलनाथ ने खाटपिपलिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज जी अब आकर मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते हैं। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीने थे मेरे पास, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में चले गए, 1 महीना इनकी सौदेबाजी में चला गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए मैं आपको हिसाब देता हूं। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांगते हैं। शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते हैं कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? वहीं कमलनाथ के दिए चैलेंज पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी पलटवार किया के कहा, शिवराज जी से क्या बहस करते हो, कभी हमसे भी बुलाकर बहस कर लो। वहीं उन्होंने छिंदवाड़ा को लेकर भी तंज कसा है, कहा कि प्रदेश का पूरा विकास छिंदवाड़ा में लेकर चले गए। शिवराज जी से क्या बहस करते हो? अरविंद भदौरिया से कभी बुला के बहस कर लो, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहस कर लो। जो 15 महीने की सरकार रही, एक कोई विकास का कार्य मध्य प्रदेश में कोई किया है तो बताएं, लेकिन एक जगह आपने किया है, मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ। एक जगह आपने बहुत विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए अकेले छिंदवाड़ा में लेके गए। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप अकेले छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री नहीं थे। मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूँ, 7 लाख हेक्टेयर लैंड में सिंचाई होती थी, शिवराज सिंह चौहान 42 लाख हेक्टेयर तक लेके गए। आपने 2 हेक्टेयर की भी कभी प्लान किया, कोई योजना लागू किया है? बड़वानी के सेंधवा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उनकी माने तो कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कांग्रेस ने 7 दिन में 2 लाख का लोन माफ करने की बात कही थी और वो नहीं कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का उपचुनाव पर कोई असर नहीं होगा। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ सिंधिया का पोस्टर नहीं लगने के सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि कार्यकर्ता अपने साथ अपने पसंद के नेता की पोस्टर में फोटो लगाना चाहते हैं और पार्टी के द्वारा लगाए गए पोस्टर में सभी के सम्मान का ध्यान रखा जाता है। वहीं कमलनाथ के मंगलवार को शपथ लेने के बयान पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सपने देखना बुरी बात नहीं है और अगर कमलनाथ हनुमान जी के भक्त होते तो पटखनी क्यों खाते। सबसे बड़ी बात होती है, कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का बिल्कुल विश्वास नहीं है, देश की जनता का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक विश्वसनीयता का अभाव है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जनता पे कोई असर होगा, मैं नहीं मानता। पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर लगे नहीं थे, पार्टी की तरफ से जब पोस्टर लगते हैं तो सबका सम्मान रख, सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं। और इस उम्र में, जिस उम्र में कमलनाथ जी हैं, ऐसे सपने आते रहते हैं, क्योंकि रात में नींद आती नहीं है तो सपने ही आते हैं। वो खुद को हनुमान जी का भक्त बता रहे हैं, क्या कहते हैं?
बताने की जरूरत है यार, हनुमान जी तो अपना चमत्कार दिखाते हैं, जो भक्त रहता है उसके साथ चमत्कार हो जाता है। 28 सीटों को लेकर अब वो पटकनी खा गए, तो हनुमान जी के भक्त होते तो पटकनी खाते क्या? उपचुनाव को लेकर क्या 28 सीटों को लेकर क्या आपका कहना है? 28 के 28 सीट हम जीत सकते हैं, कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा। मुरैना पहुंची बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि हम सभी सीटें जीत रखे हैं। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने 15 महीने जनता पर अत्याचार किए, उसका बदला जनता इस बार वोटों के जरिए लेगी। 15 महीने तक कांग्रेस का जो शासन रहा, उस शासन में जनता त्राही त्राही कर उठी। कमलनाथ सरकार ने किसानों से किया हुआ वादा, कर्ज माफी का उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जहां देखो वहां तोड़फोड़ की, जानबूझकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं के मकान, लीगल मकान तोड़े गए, ट्रांसफर व्यापार किया गया, धर्म की हानि हुई। छतरपुर की बड़ा मल्हारा सीट पर उपचुनाव होने हैं और अब आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में बीजेपी के दौरे लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस बीजेपी से प्रचार के मामले में पिछड़ी नजर आ रही है। 3 नवंबर को सीट पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी से प्रद्युम्न सिंह लोधी का टिकट लगभग तय है। प्रद्युम्न सिंह लोधी के लिए सभा कर खुद सीएम शिवराज और उमा भारती वोट मांग चुके हैं। कांग्रेस के अभी तक टिकट न दे पाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास इस सीट से दावेदार ही नहीं बचा है, तभी तो अभी तक घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है कि खुद बीजेपी के पास इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं है, तभी तो उन्होंने कांग्रेस विधायक को शामिल कर इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया। हमारा प्रत्याशी तो घोषित है, कांग्रेस पार्टी अभी जो सोच रही है उस प्रत्याशी के मुकाबले किसको उतारें। उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने उतारा जाए। क्या लगता है तुम्हें, आपकी सुनिश्चित है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन पार्टी के सभी कार्यक्रम और सभी कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, लगातार सर्वे चल रहा है और पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछताछ करके तालमेल समन्वय स्थापित करके ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इसी वजह से थोड़े समय लग रहा है। भाजपा का कहना है कि चुनाव आए जीतेंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी भी नहीं मिला अभी तक। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल भ्रम फैलाने में माहिर है। उनके पास स्वयं का कोई प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वे कांग्रेस के प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल करके उन्हें अपना प्रत्याशी बना रहे। अब इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। रीवा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने प्रदेश के कानून व्यवस्था के सवाल पर बड़ा की अजीबोगरीब बयान दे डाला है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि अपराध नियंत्रण पर सरकार क्या कर रही है, तो राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि अपराध तो सतयुग और द्वापर युग में भी होते रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।